नमस्ते दीकरियों। आज हम हिंदी में व्याकरण का एकम समझने वाले हैं जिसका नाम है स्वर संधि। संधि का टॉपिक गुजराती में भी आता है तो आप लोगों ने अच्छी तरह से भी उसे समझ भी लिया है। यहाँ पर हम संधि सीखेंगे, बस वही नियम है, भाषा का तफावत रहेगा। गुजराती शब्द और हिंदी शब्द में जो तफावत रहता है बस वही तफावत रहेगा। नियम भी एकदम समान है। बस जैसे ही गुजराती से हिंदी में सीखेंगे वैसे अलग अलग उसके शब्दों को हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। पहले हम देखेंगे परिभाषा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार यानी कि परिवर्तन। तो दो वर्णों को मिलाने से, मेल यानी कि मिलाने से जो परिवर्तन आता है ना उसे संधि कहते हैं। वैसे संधि का शाब्दिक अर्थ तो ऐसे कहते हैं कि मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है, तो वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। उसको हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि हिम प्लस आलय। हिम में म वर्ण में अ स्वर है। ध्वनि श्रेणी में आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपको पता रहेगा। आलय का आ, दोनों अत्यंत निकट है, नज़दीक है ना, पास में है, तो दोनों को मिलाने से विकार यानी कि परिवर्तन हुआ, संधि हुई। तो वो संधि किस प्रकार है? तो आप लोग जानते हैं कि जब हम ध्वनि श्रेणी लिखते हैं तो अ स्वर निकालने पर वर्ण कैसा हो जाता है? आधा। तो उसको नीचे हम हलंत के निशाने के रूप में दिखाते हैं। तो हिम में म के नीचे हलंत दिखाया है ना, तो अ निकाल लिया। आलय में से आ निकाल लिया, तो बाकी क्या बचा? हिम और लय। अब अ और आ दोनों के मेल से विकार हुआ, वो कौन सा विकार है? आ। तो अ और आ मिलाने से बचेगा आ। तो हिम में म में हम वो आ मिला देंगे। दोनों के मिलाने से हिम में अगर आप आ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हिमा हो जाएगा ना, हिमा। और लय तो बचा ही था, वो हम जानते हैं कि आ निकाल दिया था, तो क्या बचा था? लय। तो हिमा और लय दोनों को मिला देने पर शब्द क्या बना? हिमालय। तो इसी प्रकार संधि के आगे भी नियम हम समझते जाएंगे। संधि के 3 भेद है। भेद यानी कि प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी में सिर्फ स्वर संधि का ही अभ्यास हम करेंगे। स्वर संधि यानी कि दो स्वर वर्ण हैं वो मिलेंगे और जो परिवर्तन विकार होगा यानी कि परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। उसका उदाहरण भी दिया गया है, अभि प्लस इष्ट। तो अभि में जो ई ह्रस्व ई है और इष्ट का ह्रस्व ई है, दोनों को मिलाने से दीर्घ ई होता है। तो आप देख सकते हैं कि अभि प्लस इष्ट बराबर क्या लिखा है? अभिष्ट। तो अभिष्ट में भी है, क्या ह्रस्व तो आपको दिखता है? नहीं ना, वो दीर्घ ई हो गया है, तो इसीलिए उसे दीर्घ ई के रूप में लिखा है। तो इसी प्रकार जब भी जो भी शब्दों में परिवर्तन आता है उसे आप ध्यान से समझते जाना। आप लोग गुजराती में जो पढ़े हैं ना स्वर संधि, उसे कोष्टक के रूप में पढ़े हैं, पर यहाँ पर हम स्वर संधि को 5 प्रकार के रूप में पढ़ेंगे। देखिए, आप उसके प्रकार को, नाम को याद रखने की कोशिश मत करना, परीक्षा में उस प्रकार नहीं पूछा जाता है। बस आपको स्वर संधि छोड़ना है या जोड़ना है, दोनों में से एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। बस आप शब्दों को पढ़िए, उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए और छोड़े हुए संधि के शब्द को जोड़ने की कोशिश कीजिए। बस यही परीक्षा में पूछा जाता है और उसे अच्छी तरह से समझते जाना। दीर्घ स्वर संधि में पहला नियम है
अ प्लस आ। आपको एक ही शब्द में इसको याद रखना है, अ हो या आ हो प्लस दूसरा शब्द जो होता है उसमें भी अ या आ हो, दोनों के मेल से एक ही दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है, वो आ है। तो आप देख सकते हैं अन्न प्लस अभाव, तो दोनों में कौन किसका मेल हुआ? अन्न में से न और अभाव का अ, दोनों के मेल से न का क्या हो गया है? ना, अन्नाभाव। अन्य प्लस अन्य, तो य में से जो अ है वो स्वर और दूसरा अन्य है उसका पहला वर्ण अन्य का अ, पहले अन्य का अ दूसरे अन्य का अ, दोनों के मेल से य का क्या हो गया है? या, अन्यान्य। दूसरा नियम अ प्लस आ बराबर आ। परम प्लस आत्मा, तो क्या हो गया? परमात्मा। म का अ और आत्मा का आ, दोनों के मेल से म स्वर है, म वर्ण है, उसमें आ मिल जाने से माँ हो गया है, तो परमात्मा। असुर प्लस आलय, तो र में से जो अ है उसका और आलय का आ, दोनों के मेल से आ हो गया, तो शब्द क्या बना? असुरालय। जैसे हमने हिमालय समझा था, इसी प्रकार असुरालय को भी समझ लेना। आ प्लस अ बराबर आ। आशा प्लस अतीत, तो आशा में जो आ स्वर है, शा लिखा है ना, उसका आ देखना है हमें। जब भी संधि होती है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों का मेल होता है, तो आपको बस वही उसे ध्यान से समझते जाना होगा। आशा प्लस अतीत, तो आशातीत। जिह्वा प्लस अग्र, तो जिह्वा में जो वा है उसमें से आ स्वर और अग्र का अ, दोनों के मेल से आ हो गया, तो जिह्वाग्र। आप देखते हैं कि जब भी दूसरे शब्द का और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का मेल होता है तो एक स्वर हम नहीं लिखते हैं। अतीत में से अ नहीं लिखेंगे, अग्र में से अ नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार आगे भी आप देख सकते हैं कि आचार्य में आ नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे? कृपाचार्य। दयानंद, तो आनंद का आ हम नहीं लिखेंगे। जब भी संधि विच्छेद करनी हो, विच्छेद यानी कि छोड़ना हो, तो आ और अ जैसे स्वर है वो हम निकाल देंगे, पर जब जोड़ने की बात आए ना तब वही हमें उसे लगाना होगा, उसमें जोड़ना होगा। ई प्लस ई, तो क्या होता है? दीर्घ ई। देखिए स्थान बदल जाता है दीर्घ ई और ह्रस्व ई का, पर जवाब क्या आता है? सब में दीर्घ ई, तो उसे ही ध्यान में रखते जाना। कवि प्लस इंद्र, तो वी कैसा हो गया है? दीर्घ। अति में अति प्लस इव, तो ती कैसा हो गया है? अतिव में दीर्घ। कपि प्लस ईश, कपिस में दीर्घ ई। कवि प्लस ईश, तो ई कैसा हो गया है? दीर्घ। फणि प्लस इंद्र, तो दीर्घ ई। मही प्लस इंद्र, तो दीर्घ ई। पृथ्वी प्लस ई, तो दीर्घ ई। जानकी प्लस ई, तो दीर्घ ई। सब में हमने दीर्घ ई लगाया है। कवींद्र, अतीव, कपीस, कविश, फणींद्र, महेंद्र, पृथ्वीश, जानकी। तो आप लोग वो ध्यान में रखते हुए ये याद रखना कि इंद्र का ई नहीं लिखना है, ईव का ई नहीं लिखना है, ईश का ई नहीं। तो इसी प्रकार जो वर्ण हम जोड़ने के बाद नहीं लिखते तो वो आपको अच्छे से याद रखना होगा। छोड़ने पर आपको एक बात बताती हूँ कि महेंद्र, चलो हमने महेंद्र की संधि छोड़नी चाहिए, विच्छेद किया तो कैसे करेंगे? तो मही प्लस इंद्र लिखेंगे। पर जब कविश की संधि छोड़ेंगे तो विच्छेद करेंगे तो कवि, तो भी आपको ह्रस्व में लिखना होगा, और ईश है ई, वो दीर्घ लिखना होगा। तो इसी प्रकार छोड़ना या जोड़ना वो आपको अच्छे से अभ्यास करते रहना पड़ेगा। जब भी व्याकरण हम सीखते हैं
तो ज़्यादातर उसका अभ्यास करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा अभ्यास उतना ही व्याकरण आपका दृढ़ होगा। अब दीर्घ स्वर संधि का आखिरी नियम है उ प्लस उ। देखिए स्थान बदलते जाएंगे, पहले दीर्घ उ होगा, फिर ह्रस्व उ होगा, फिर दोनों दीर्घ होंगे, दोनों ह्रस्व होंगे, पर अंत में विकार उत्पन्न होता है। सब में संधि युक्त वर्ण उत्पन्न होता है, वो क्या है? दीर्घ उ। तो वो आप अच्छे से याद करते जाना। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधोत्सव। भू ऊर्ध्व, भूर्ध्व। तो देखिए सब में हमने देखा है, आगे भी नियम में देखा है कि उपदेश का उ, उर्मी का उ, उत्सव का उ, ऊर्ध्व का उ हमने संधि जब जोड़ी है तब नहीं लिखा है। उसी प्रकार जब गुरुपदेश की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? गुरु प्लस उपदेश। तो जहाँ पर लघु उ आता है और जहाँ पर दीर्घ उ आता है, उसी प्रकार आपको उसी शब्द के अनुसार याद रखना पड़ेगा। तो चलो अब अगला नियम हम देखेंगे। ये जो उदाहरण है वो सारे आपको पाठ्य पुस्तक में अपने आप से करना होगा। 1 प्लस आनंद, तो क्या जवाब आएगा? आप चलो सोचिए तो कौन सा जवाब आ सकता है? एकानन। इसी प्रकार गिरि प्लस इंद्र, तो क्या आएगा? गिरिंद्र। पर याद रखना कि गिरिंद्र में री कैसा हो जाएगा? दीर्घ। परीक्षा, तो परीक्षा में री कैसा हो जाएगा? दीर्घ। नाड़ी प्लस ईश्वर, तो उस पर तो दीर्घ ही दिया है, पर नाड़ीश्वर शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार आपको संधि छोड़नी है तो भाषा प्लस अंतर, देखो अ नहीं लिखा है पर हमें जोड़ना है ना, जो पहले हमने बताया था। उसी प्रकार विद्या प्लस आलय, तो आलय का आ हमें जोड़ना होगा। मुनि प्लस ईश, तो मुनि नी है वो कैसा हो जाएगा? ह्रस्व, और ईश का ई दीर्घ होगा। उसी प्रकार कृष्णानंद, कृष्णा प्लस आनंद। रवि प्लस इंद्र, रवि में वी है वो ह्रस्व हो जाएगा। रजनी प्लस ईश, रजनी का नी तो दीर्घ ही होता है और ईश का ई है वो हमें दीर्घ लिखना है, यानी रजनी प्लस ईश। चलो हमने दीर्घ स्वर संधि हम समझ ली है। अब गुण स्वर संधि हम देखेंगे। तो देखिए क्या होता है? अ आ प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? ए। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? अ ई बराबर ए, अ ई बराबर ए। पहला नियम है, पहला शब्द देखेंगे देव प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र। आप लोग ने याद रखा ना कि अ ई बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो व में मात्रा लगाएंगे और इंद्र का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि उनका संयोजन हो चुका है, तो उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। सुर प्लस इंद्र तो सुरेंद्र। ईश्वर प्लस इच्छा तो ईश्वरेच्छा। चित प्लस इंद्र तो चितेंद्रिय। उप प्लस इच्छा तो उपेक्षा। तप प्लस ईश्वर बराबर तपेश्वर। इसी प्रकार ये सारे नियम शब्दों का अभ्यास करते जाना। अगला नियम है अ आ प्लस उ, यानी अ उ बराबर क्या हो जाएगा? अ उ बराबर ओ। तो वीर प्लस उचित, तो क्या हो जाएगा? वीरोचित। आत्मा प्लस उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति। अक्ष प्लस उहिणी, अक्षोहिणी। गंगा प्लस उदक, गंगोदक। विद्या प्लस उपार्जन तो विद्योपार्जन। गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। तो देखिए आप लोग
जो शब्द आप बनाते हैं आप लोग देखते जाएंगे कि ऊ होता है तो क्या हो जाता है ओ, अ ऊ बराबर ओ। तो म का क्या हो गया मो, लोक का लोको, अक्ष का अक्षो, गंगा का गंगो, विद्या का विद्यो, गंगा का गंगो। और जो स्वर हमने नहीं लिखा है उसे भी आप अच्छी तरह से याद करते जाना। महा प्लस ऋषि तो महर्षि। चलो यहाँ पर आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होता है। चलो हमने महा है उसमें से आ निकाल दिया और ऋषि का रू, तो आ और रू दोनों के मेल से एक नया स्वर उत्पन्न होता है, वो क्या है और। अब बचा था क्या मह और शी। तो चलो मह और मह प्लस अर प्लस शी लिखेंगे। आया समझ में, मह प्लस अर प्लस शी। तो अब जब र है वो क्या हो जाएगा रेफ हो जाएगा। तो आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं कि मह प्लस शी के ऊपर क्या लिखा है रेफ। और अर का जो अ है वो किसके साथ मिल गया ह के साथ। तो इस प्रकार जब दो स्वस्वर व्यंजनों के बीच र रहे तो अगले व्यंजन पर वह रेफ हो जाता है। तो महर्षि किस प्रकार ये शब्द बना है उसे अच्छी तरह फिर से अभ्यास कर लेना। देव प्लस ऋषि तो देवर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि तो ब्रह्मर्षि, राजा प्लस ऋषि तो राजर्षि। इस प्रकार जो भी ये सारे शब्द दिए गए हैं वो नियम अनुसार आपको गृह कार्य में लिखते जाना है। संधि छोड़ना या संधि विच्छेद करना, ये दोनों का आपको अच्छे से अभ्यास करना होगा। चलो पहले हमने देखा था अ ई तो क्या होता था ए होता था, अ उ तो क्या होता था ओ। अब आप देखिए कि यहाँ पर अ ए होता है, अ ए अथवा अ ऐ, तो जवाब क्या आएगा ऐ। देखिए पहले में लिखा है मात्रा एक बढ़ जाती है, 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा ए कई केक। आया समझ में, एक है उसके क में ए का संयोग होने से ए कई केक हो जाता है।